कल हमने एक चीज़ की थी जो था ऑनलाइन और ऑफलाइन मशीन लर्निंग की बात की थी। हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, रिवाइज सेंस में करते हैं। हमने स्टार्ट में बात की कि एक होती है एआई, एमएल एंड डीएल। मशीन लर्निंग सब डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और डीप लर्निंग सब डोमेन है मशीन लर्निंग की। ठीक है। उसके बाद हम फर्दर ऑन आगे आए और हमने आगे आके बात की कि ओके सो तीन तरह, ये तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हो गई। आगे आगे बात की कि मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, उसकी बात की, एंड उनकी टाइप्स की बात की कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं किसी भी मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर की। जो मोस्ट कॉमन समझी जाती हैं वो है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये जो चार टाइप्स कही जाती हैं मशीन लर्निंग की, ये हैं बेस्ड ऑन सुपरविजन पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी मॉडल को किस तरह सुपरवाइज करके काम करवाया जा रहा है। इसकी हमने कल बात कर ली थी। उसके बाद दो तरह की टाइप्स और होती हैं जिनको आप कहते हो प्रोडक्शन लेवल पे उस मशीन लर्निंग मॉडल की क्या टाइप्स हैं, एंड लर्निंग कर्व के हिसाब से मशीन लर्निंग मॉडल की क्या टाइप्स हैं। मशीन लर्निंग मॉडल किस तरह अपनी लर्निंग करेगा, कैसे सीखेगा, मॉडल जो आउटपुट आपकी आएगी वो किस बेस पे आएगी। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, और प्रोडक्शन के अंदर मॉडल आपका कैसे बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग दो अलग अलग तरह की टाइप्स मशीन लर्निंग मॉडल्स की हैं। देन वी विल डिस्कस के चैलेंजेस क्या फेस आते हैं आपको मशीन लर्निंग किसी एक मॉडल के अंदर। ओके। और फिर हम कुछ टाइम बचा तो कुछ जनरल एग्जांपल्स देखें कि एमएल किस किस तरह की होती है। तो आज की इंट्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे हमारा एमएल का काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एक चीज़ करके देखते हैं वो है आपके पास एक मिनट, इधर स्टिकी नोट्स नहीं, शेप टेक्स्ट। सो जो सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं वो आपके पास दो तरह की टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्शन साइड, जिसको हम कहते हैं बैच स्लैश ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मशीन लर्निंग। ठीक है। बैच वर्सेस ऑफलाइन, मतलब बैच और ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मशीन लर्निंग। अब एक चीज़ समझते हैं कि बैच मशीन लर्निंग क्या होता है और ऑफलाइन ऑनलाइन मशीन लर्निंग क्या होता है। आप लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो इन बैच मशीन लर्निंग, वो होता क्या है, बेसिकली वो काम कर रहा होता है आपका। आप माइंडसेट क्या होता है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इसकी एक्यूरेसी इतनी आ जाए, 90-95% एक्यूरेसी आ जाए, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, वी आर डन, हमारा काम ख़त्म। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बैच मशीन लर्निंग, जिसके अंदर एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जिसके अंदर आप पूरा डेटा पकड़ो, जितना भी डेटा है उसको पकड़ा, ऑफलाइन अपनी लोकल मशीन पे उसको ट्रेन किया, इवन कि अपनी ऑनलाइन मशीन क्लाउड पे भी या डब्ल्यू एस पे, मीन्स कि आपने उसको अपने पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। देर आर टू काइंड ऑफ इन्वायरमेंट्स। जब तक मेरी मेरा कोड, मेरा प्रोग्राम मेरी मशीन मेरे पास है और कोई और बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, हम उस इन्वायरमेंट को कहेंगे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और जब मेरा प्रोग्राम या मेरा कोड, मेरा मॉडल जब डिप्लॉय हो जाएगा, ऑनलाइन चला जाएगा, और दूसरे लोग भी उसको थ्रू एपीआई कॉल करके, एपीआई कॉल करके कह रहा हूँ, थ्रू आईपी एड्रेस पे हिट करके उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या जैसे मैंने अभी इधर किया, मीट किया, तो अगर ये मीट, अब meet.google.com मैंने ये लिखा और ये मेरी meet.google.com पे ले गया, इट मीन्स कि ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है या डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट में है। ठीक है। बट अगर ये गूगल के पास उनकी मशीन्स में पड़ा हो और ये मैं इसको meet.google.com पे क्लिक करने के बाद भी एंटर ना कर सकूं, तो वो होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, यार डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये दो तरह के इन्वायरमेंट आपने समझ लिए, अपनी मशीन में है, अपने पास है, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसमें आप डेवलप कर रहे हो, और जब वो ऑनलाइन चला गया है, जब दूसरे यूज़र्स को यूज़ कर सकते हैं, दैट्स प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ओके। अब जो बैच मशीन लर्निंग होती है, यहाँ बैच मशीन लर्निंग को ही दूसरा नाम, इजी नाम याद रखने के लिए आप समझ लो कि ऑफलाइन मशीन लर्निंग जो होती है वो क्या करती है। ऑफलाइन मशीन लर्निंग आपकी कि आपने मॉडल पकड़ा, उसका डेटा पकड़ा, अपनी मशीन पे उसको रन करवाया, ट्रेन करवाया, टेस्ट किया, सब कुछ करने के बाद अब आपका मॉडल रेडी है, आपने उसको पकड़ा और आपने वेबसाइट पे, किसी एप्लीकेशन पे, किसी फीचर में, कहीं पे भी आपने इसको इंटरनेट पे डिप्लॉय कर दिया।
इंटरनेट पे होस्ट कर दिया, अब दूसरे लोग उसको आके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई मशीन लर्निंग, क्या उसको कहते हैं, ऑफलाइन मशीन लर्निंग। इसको सिंपल हम क्या कर लेते हैं कि ऐसे फॉर एग्जांपल आपका ये डाटा था, ठीक है, ये आपका डाटा है, और इधर हमने आगे किया जी, आपके पास इधर हम मॉडल आ गया आपका, ट्रेनिंग ट्रेनिंग हो गई आपके मॉडल की, एंड इधर हम कह देते हैं आपका लेट से टेस्टिंग हो गई, मॉडल की आप टेस्ट भी हो गया, फिर ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, और टेस्ट करने के बाद आपका इधर मॉडल आ गया, ये आपका सर्वर पे मॉडल चला गया, सो ये सर्वर पे चला गया, ठीक है। सो ये ऐसे आपका मॉडल हो गया, खैर जैसे भी लिखा गया है। तो ये होता है, डेटा आया, मॉडल पे गया, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हुआ, टेस्ट हुआ, और वो सर्वर पे डिप्लॉय हो गया। सो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका बैच मशीन लर्निंग का और ऑफलाइन मशीन लर्निंग का। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स विद बैच मशीन लर्निंग आर, द फोरमोस्ट प्रॉब्लम इज़ अपडेट करना। क्योंकि अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी नेटफ्लिक्स वाली, कि अगर आपने नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेड सिस्टम बनाया, आपके पास 1000 मूवी का डेटा था, आपने डेटा पकड़ा, 1000 मूवीज़ का डेटा था, आपके पास 1000 मूवीज़ का डेटा था, आपने वो पकड़ा, आपने उस 1000 मूवीज़ के डेटा के ऊपर एक मिनट, आपने उस 1000 मूवीज़ के डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल ट्रेन करने के बाद आपने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने इसको नेटफ्लिक्स की वेबसाइट के अंदर ऐड कर दिया, अब वो रिकमेंडेशन है वेबसाइट के अंदर ऐड है, ठीक है। बट एक साल बाद मैं कहता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है नेटफ्लिक्स की, उसके अंदर बहुत सारी नई मूवीज़ आ गई हैं, ठीक है। एक मिनट, कौन आया है, ओके। सो आपकी जो वेबसाइट, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवीज़ आ गई हैं, तो उसके केस में क्या होगा कि आपका जो करंट रिकमेंडेशन सिस्टम है, ठीक है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग मूवीज़ हैं वो उसको तो रिकमेंड करेगा, लेकिन लेट्स से एक्सट्रैक्शन 2 अब नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, तो वो एक्शन की कैटेगरी में आ रही है, ठीक है, लेकिन वो एक्सट्रैक्शन 2 पिछले साल अगर मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया था, तो वो एक्सट्रैक्शन 2 अगर अब आएगी, तो वो होगा क्या बेसिकली, कि वो उस मूवी को रिकमेंड नहीं करेगा, दूसरी मूवीज़ को रिकमेंड करेगा, ठीक है। ओके, सो वो उस मूवी को रिकमेंड नहीं करेगा, दूसरी मूवीज़ को रिकमेंड करेगा। तो इससे होगा क्या कि हमारा एक प्रॉब्लम आ गई बैच मशीन लर्निंग, क्योंकि हमने तो क्या किया था कि अपना मॉडल अपनी वेबसाइट, अपने लोकल इन्वायरमेंट में इसको ट्रेन करके तो हमने उसको ऑनलाइन किया था, हमने उसको होस्ट किया था। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करें? तो जो मोस्ट कंपनीज ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करती हैं, वो डील इस तरह किया जाता है, एक मिनट, इसको बढ़ाना है, हाँ। सो वो प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जाता है? डील इस तरह किया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ कि इधर आया आपका मॉडल, जैसे आप हम स्टार्ट से मॉडल कर रहे थे, तो इधर आपका मॉडल आया, ये आपका डेटा था, इधर आपने डेटा का वो ट्रेनिंग की, टेस्टेशन की, और उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। और जब सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद अब क्या होना, ये एक प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है, अब आपके पास न्यू डेटा आएगा, न्यू डेटा जनरेट होगा यूज़र की तरफ से, यूज़र लेट से इधर न्यू डेटा जनरेट कर रहा है, मैं अगर कोई मूवी देख रहा हूँ तो मैं न्यू डेटा जनरेट कर रहा हूँ ना, अपना व्यूअरशिप डेटा जनरेट कर रहा हूँ, अपनी हिस्ट्री जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं जो डेटा जनरेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन डैट डेटा, मुझे क्या हो जाएगा कि मुझे उस डेटा को भी अपने मॉडल में इम्प्लीमेंट करवा के तो उसको अपडेट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये डेटा दोबारा भेजूँगा इधर मॉडल में, ये मॉडल में आएगा दोबारा डेटा, इधर दोबारा ट्रेनिंग होगी, दोबारा टेस्टेशन होगी, दोबारा वो सर्वर में जाएगा। तो जो ये प्रोसेस है ना, ये मॉडल तक आने का और इधर से न्यू डेटा को जनरेट होने का, डेटा के जनरेट होने का, ठीक है, जो ये प्रोसेस है, इसको हम टाइम कह सकते हैं कि कितनी देर में आपने इसको अपडेट करना है, कि कितनी देर बाद आपका मॉडल अपडेट हुआ करे।
हम 24 आवर्स कर सकते हैं, हम 1 वीक कर सकते हैं, 1 मंथ कर सकते हैं, 1 डे कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये होगा जी। इसकी मैं एक और आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब आप चले जाओ नॉर्दर्न एरियाज़ में, कहीं पे चले जाओ, वहाँ पे कई जगहों पे आपके पास इंटरनेट नहीं होता। सो इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन जिसमें आपको पता है कि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कोई भी यूज़ हो रहा है, एक मशीन लर्निंग अप्रोच यूज़ हो रही है, तो अगर वो ऑफलाइन अप्रोच है ना, तो आप क्या करोगे कि कोई भी अपडेट जो होगी 24 घंटे बाद, कोई भी अपडेट होगी, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या आप वहाँ पे इंटरनेट, बेशक आपके पास वो चीज़ है वो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपका क्या होगा कि आपने अभी कोई चीज़ देखी, ठीक है, और वो 24 घंटे बाद चेंज होगी, क्योंकि 24 घंटे बाद अपडेट हो रहा है। आपने मूवी अभी देखी, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे अभी, अगर मैंने 2 मूवीज़ देखी हैं अभी, तो मुझे अभी भी रिकमेंड, अब इसी वक्त उसकी तरह की मूवीज़ रिकमेंड होना, अब इसी वक्त, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, आप 2 मूवीज़ को देखो, 2 वीडियोज़ देखो, आपको उसी वक्त अपनी जो है प्रोफाइल के अंदर उसी तरह की मूवीज़ शो होने लग जाएंगी, उसी तरह की वीडियोज़ शो होने लग जाएंगी। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को ऑफलाइन या बैच अप्रोच के साथ देखें, तो हमें वो वीडियोज़ 24 घंटे बाद शो होनी चाहिए जो हमें रिकमेंड हो रही हैं, क्योंकि हमने तो वो 24 घंटे का अपडेट किया, जब तक वो मॉडल अपडेट नहीं होगा हमें वो वीडियो नहीं मिल सकती। तो ये चीज़ होती है आपकी ऑफलाइन और बैच मशीन लर्निंग। इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेज को हम देख लेते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि लॉट्स ऑफ डेटा आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डेटा पे आप इसको ट्रेन नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि बहुत ज़्यादा डेटा आपको नहीं, इसलिए अगर बहुत बड़ा डेटा होगा वो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, आपका कोड क्रैश कर जाएगा, वो उस डेटा को टैकल ही नहीं कर पाएगा, तो आपका मॉडल ट्रेन ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है, आपका कोड होता है, वो क्रैश कर जाता है। ओके, सो 1 मिनट, ठीक है। सो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। सेकंड थिंग, किधर गए थे हम, हाँ, सेकंड थिंग, हार्डवेयर लिमिटेशन। अब इतना बड़ा डेटा होगा और हम ऑब्वियसली उसको लोकल में अगर हम ट्रेन करवाने जाएंगे तो हमें अच्छा खासा हार्डवेयर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, जो कि मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें हार्डवेयर लिमिटेशंस भी हैं जो हमें वो चीज़ करने से रोकती हैं। द थर्ड थिंग इज़ अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी की मैंने जो आगे बात की कि अगर आपके पास ऑफलाइन मॉडल है तो वो हर वक्त आपका अपडेट नहीं हो सकता, और हर वक्त वो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी ला के नहीं दे सकता, तो इसलिए अब आपको अवेलेबिलिटी की भी टेंशन रहती है। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डिसएडवांटेजेस हो गए हैं, जिसको आप कह सकते हो ऑफलाइन मशीन लर्निंग के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन मशीन लर्निंग पे कि ऑनलाइन मशीन लर्निंग क्या होती है। सो मैं इसको देख रहा हूँ, ये बढ़ता कहाँ से होगा वैसे। अच्छा, ऐड अ फ्रेम बिलो ऐसे होता है, इधर से होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, सो अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन मशीन लर्निंग पे। सो ऑफलाइन मशीन लर्निंग की सबको समझ आ गई है? अगर आ गई तो यस लिखो, पानी पी लो तब तक। ऑनलाइन मशीन लर्निंग, ऑफलाइन मशीन लर्निंग एंड द बैच मशीन लर्निंग दोनों एक ही नाम है। ओके, सो हम आ जाते हैं ऑनलाइन मशीन लर्निंग पे। सो ऑनलाइन मशीन लर्निंग इज, कैन यू समराइज ऑल ऑफ देम काइंडली? अभी हमने एक ही बात की है, बैच और ऑफलाइन मशीन लर्निंग, सिर्फ उसी की बात की है। सो ये सुना है ना, ऑनलाइन और मशीन लर्निंग, हाँ। सो अभी हम आ जाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मशीन लर्निंग पे। तो ऑनलाइन मशीन लर्निंग इज़ क्वाइट ऑपोजिट ऑफ, क्या उसको कह सकते हो, ऑफलाइन मशीन लर्निंग। ऑफलाइन में इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो सिंपल चीज़ होती है वो आपकी होती है कि आपने किस तरह उसको लेके चलना है इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जो हम पहले बात करते आ रहे हैं। इसमें क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल आपके पास, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि डेटा है, आपके पास डेटा है,
और ये आपका डेटा है जो सिंपल आपका मैंने पहले बात की। इधर आप मॉडल को ट्रेन करवा रहे हो, इधर आप मॉडल को आगे टेस्ट करवा रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आके मैं कहता हूँ कि इधर आपका ये सर्वर है, सही है, ये आपका सर्वर है। अब ऑनलाइन मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंट होगा कि आपका जो मॉडल है वो ऑनलाइन तो हो चुका है, ये सर्वर आपका वो जा चुका है अब इंटरनेट पे। अब इस ही आपका जो दूसरा डाटा जनरेट हो रहा है ना, जितना भी आपका डाटा जनरेट हो रहा है वो सारा डेटा आपका रियल टाइम में सर्वर को पहुंच रहा है, ठीक है, रियल टाइम में। तो वो इधर क्या कर रहा है, वो साथ ही इधर प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है मतलब मैं पहले टाइम उसने प्रिडिक्ट किया, नया डाटा आया उसने लर्न किया, फिर उसने प्रिडिक्ट किया, नया डाटा आया उसने लर्न किया, फिर उसने प्रिडिक्ट किया, नया डाटा आया उसने लर्न किया। तो दिस इज़ हाउ यू डू ऑनलाइन मशीन लर्निंग। और ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है। इसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये एक बेस्ट अप्रोच है ये। इवन कि आपका यूट्यूब और जहाँ तक आप मोस्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे वो आपका ऑनलाइन मशीन लर्निंग ही यूज़ कर रहे होते हैं। बड़े केसेस में, छोटे केसेस में आज भी मैक्सिमम आपकी ऑफलाइन मशीन लर्निंग काम करती है, लेकिन इसको हैंडल करना ट्रिकी है। वो ट्रिकी क्यों है, हम उसकी बात करते हैं। वो ट्रिकी इसलिए है, इसको आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए सबसे पहले तो हम वो बात करते हैं। हर जगह पे आप ऑनलाइन मशीन लर्निंग यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन आपको करनी नहीं चाहिए, मैं ये कहूँगा। सो व्हेन टू यूज़ ऑनलाइन मशीन लर्निंग इज़ व्हेन देयर इज़ कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट काइंड ऑफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि जब आप एकदम से एक चीज़ देख रहे थे, जैसे मैं यूट्यूब की अगर बात करूं, मैं यूट्यूब पे अगर एक वीडियोस देख रहा हूँ, मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, लेट्स से मैं इंडियन मूवीज़ देख रहा हूँ, और एकदम से मैं जो है ना स्टैंड अप कॉमेडी लगा लेता हूँ, और एकदम से मैं क्रिकेट मैच लगा लेता हूँ। सो कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट है, एकदम से शिफ्ट आया पूरा, ये नहीं है कि उसकी सिमिलैरिटी है, पूरा शिफ्ट आया, कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पहले कॉन्सेप्ट एक मूवीज़ का था, फिर कॉन्सेप्ट आ गया आपके मैच का, आपको मैच देखना, हाइलाइट्स देखना, कुछ भी इस तरह का। तो जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट आता है ना, कि रियल टाइम में आप कुछ चेंज कर देते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको रियल टाइम में वो पैटर्न लर्न करके तो आपको प्रेडिक्शन करनी होती है रियल टाइम में। तो उस लेवल जगह पे आके आपके पास ऑनलाइन लर्निंग काम आता है। और मोस्टली रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर, इवन के रिकमेंडेशन सिस्टम अपनी एक पूरी डोमेन है, तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर आपके पास मोस्टली ऑनलाइन मशीन लर्निंग यूज़ हो रही होती है। देन द सेकंड पार्ट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, वो इसलिए कि हम एक बार ही सारा मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं करते और एक बार में ही सारे मॉडल को ट्रेन नहीं करते, सो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि छोटे छोटे चंक्स में डेटा जाता है। और सेकंड थिंग इज़ फास्टर सोल्यूशन। ऑब्वियसली फास्ट तो ये होगा कि जितनी जल्दी आपको अपडेट नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ा, आपको ऑनलाइन ही उसी वक्त में रियल टाइम में लर्निंग हो रही है और प्रेडिक्शन हो रही है। तो ये तो हमें पता चल गया। हाउ टू इम्प्लीमेंट में अगर हम बात करें तो इस डेटा के अंदर मेरे पास इधर एक थी कोलैब ऑनलाइन मशीन लर्निंग की, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सो आपको शायद नज़र आ रही होगी। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट ऑनलाइन मशीन लर्निंग। सो ऑनलाइन मशीन लर्निंग में और ऑफलाइन मशीन लर्निंग में थोड़ा डिफरेंस नहीं होता। जिन्होंने मशीन लर्निंग पढ़ी और थोड़ा सा भी कोड पढ़ा है उनको ये कोड समझ आ रहा होगा। सो दिस इज़ साइकिल लर्न से हमने क्या किया, सिंपल एक लीनियर मॉड्यूल इंपोर्ट किया, और उसके अंदर अब एक चीज़ आपने देखनी है। आप बाकी कोड को देखो, छोड़ो, अभी हम इसको बाद में जब हम करेंगे लीनियर रिग्रेशन टू मल्टीपल एल्गोरिथम्स करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप एक चीज़ देखो कि मैं एक एल्गोरिथम इंपोर्ट करवा रहा हूँ, SGD रिग्रेसर, स्कॉस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट रिग्रेसर, ठीक है, ये मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो ये मेनली काम किसके आता है, ये ऑनलाइन मशीन लर्निंग के काम आता है। हमें कैसे पता कि ये ऑनलाइन मशीन लर्निंग हो रही है, ये चीज़ हो रही है कि आपने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे हर एक मशीन लर्निंग मॉडल का जब आप कोड देखोगे ना, आपके पास वहाँ पे एक फिट फंक्शन होता है। जिन्होंने भी मशीन लर्निंग पढ़ी है उनको पता होगा कि फिट फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिट के अलावा आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे आपके पास पार्शियल फिट का फंक्शन है। सो पार्शियल फिट के फंक्शन का मतलब क्या होता है, पार्शियल फिट के फंक्शन का मतलब आप ये समझ लो कि हम उसको कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास न्यू डेटा आएगा सर्वर पे होते हुए,
जब तुम्हारे पास न्यू डेटा आएगा तो आप तुमने उसको ट्रेनिंग कैसे करवानी है। फिट मीन्स कि आप उसको ट्रेनिंग करवा रहे हो डेटा को, तो आप तुमने उसको ट्रेनिंग कैसे करवानी है, तो पार्शली ट्रेन कैसे करवाना है तुमने उसको हर बार न्यू डेटा को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किस तरह हो रही होती है, ये सारी चीज़ हो रही होती है आपकी ऑनलाइन मशीन लर्निंग में थ्रू दिस पार्शियल फिट और इस तरह के चीज़ों के साथ। फिर इसकी कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं। साइकिट लर्न टेक्निकली ज़्यादा जो हेल्प करता है वो बैच लर्निंग को करता है। इवन कि आप साइकिल लर्न से या टेंसर फ्लो से आप ऑनलाइन मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बड़े लेवल पे जाकर ऑनलाइन मशीन लर्निंग करना चाह रहे हो तो फिर आपके पास मल्टीपल और तरह की लाइब्रेरीज़ हैं। रिवर लाइब्रेरी है, आई गेस साइकिट लर्न की ही साइकिट फ्लो लाइब्रेरी है शायद, वो है। तो इस तरह की आपके पास लाइब्रेरीज़ आती हैं जिनको आप काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि आपको सबसे ट्रिकी क्वेश्चन इसमें ये होता है, रिस्क जो उसको मैं कहूँगा, कि आपको ये देखना होता है कि कब और कहाँ पे मुझे यूज़ करवाना है, अब मुझे ट्रेनिंग करवानी है। सो जो लर्निंग कर्व होता है, जहाँ हमने ये बात की थी कि यहाँ पे एक लर्निंग कर्व होता है कि मॉडल आता है, नया डेटा आता है और फिर सर्वर पे ट्रेन होता है, फिर प्रिडिक्शन करता है, लर्न करता है, फिर ट्रेन होता है, फिर प्रिडिक्शन करता है, लर्न करता है, ऐसे। तो जो ये लर्निंग रेट होगा इसका कि कितना हम डेटा ट्रेन करवाएंगे, कितने टाइम पे करवाएंगे, कितने जल्दी होगा, लेट, ये सारा लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने इसको लेट कर दिया, टाइम ज़्यादा लग रहा है आपके डेटा को ट्रेन होने में और लर्न होने में और फिर प्रिडिक्शन करने में, तो आपका रिकमेंडेशन सिस्टम फ्लॉप है। अगर जल्दी कर रहे हो तो वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका व्यूअरशिप उतनी जल्दी डेटा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होगा। तो इसके दरमियान आपको बैलेंस बनाने के लिए आपको अच्छा खासा इसमें काम करना पड़ता है और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ओके, सो उसके बाद एक आपके पास एक चीज़ आती है जिसको आप कहते हो आउट ऑफ कोर लर्निंग। आउट ऑफ कोर लर्निंग बेसिकली क्या होती है कि आउट ऑफ कोर लर्निंग होती है, इसको मैं सिंपल 1-2 मिनट में डिफाइन करता हूँ कि आउट ऑफ कोर लर्निंग में आप अपने मॉडल को पकड़ते हो और अपनी मशीन के ऊपर उसको जल्द से जल्द में क्या करते हो, बहुत बड़ा डेटा है आपका, बहुत बड़ा डेटा, तो आप उसको चंक्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में उसको आप क्या करते हो, ट्रेन करते हो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। सो वो आपकी जो चीज़ होती है वो आपकी सारी चलती है आउट ऑफ कोर लर्निंग। लेकिन आउट ऑफ, आपको ये याद रखना कि आउट ऑफ कोर लर्निंग और ये चीज़ जो है ये आपकी ऑफलाइन हो रही होती है, ठीक है। लेकिन आप अपने मॉडल को छोटे पार्ट्स में, जैसे मैं अगर इधर मिसाल दूँ आउट ऑफ कोर लर्निंग की, तो 1 मिनट में इधर बताता हूँ। सो लेट से आपके पास ये एक बहुत बड़ा डेटा था, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये चंक्स बन गए छोटे छोटे इसके, तो ये छोटे छोटे चंक्स बन गए हैं ना। अब ये पूरा डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा था, मेरा मॉडल ट्रेन नहीं हो पा सकता था। तो जब मैं ये पार्ट, अब ये सारा पार्ट जो है आपका इतने वाला, ये आपका ऑफलाइन हो रहा है सारा, ठीक है, ये आपका ऑफलाइन हो रहा है। अच्छा, इसके आगे फिर क्या होगा, मॉडल ट्रेनिंग होगी, देन टेस्टेशन होगी, देन उसके बाद आपका वो सर्वर पे चला जाएगा। तो इस तरह आपका मॉडल ये आउट ऑफ कोर लर्निंग में परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये हमारा हो गया आउट ऑफ कोर लर्निंग में चीज़ हो गई, सही है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसको टास्क पढ़ते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। इसमें आ जाता है डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन लर्निंग के। एक जो है ट्रिकी टू यूज़ है। ट्रिकी टू यूज़ इसलिए है कि आपने ऑनलाइन उसी वक्त करना होता है। तो इसमें अगर आपके पास कोई आपका आउटलायर आ गया आपके डेटा के अंदर, या किसी ने ऐसी किसी यूज़र ने, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर है तो वो प्रोडक्शन के अंदर उसी वक्त रियल टाइम में सबको शो हो रहा है। तो किसी यूज़र ने अगर डेटा जनरेट करने में आपके मॉडल के साथ छेड़खानी की या कुछ भी किया है, तो आपकी जो आउटपुट है, चूँकि वो डिपेंड कर रही है आपका डेटा जो यूज़र से आ रहा है, तो अगर यूज़र से डेटा गलत आता है तो आपका आउटपुट भी गलत हो रही होगी। तो इस वजह से आपको वो ध्यान रखना पड़ता है। तो कि अगर आपका जो नॉर्मल डेटा आ रहा है वहाँ पे आप नॉर्मली क्या कर रहे होते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह के सिनेरियो में हम कोई अनॉमली डिटेक्शन का एल्गोरिथम यूज़ कर लेते हैं कि जहाँ पे भी इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वहाँ पे अनॉमली रेज हो जाएगी कि अच्छा यहाँ पे अनयूजुअल बिहेवियर हमें देखने को मिला, डिटेक्ट हुआ है, तो वो चीज़ हम उधर देख के तो उसी वक्त उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी ऑनलाइन लर्निंग में, आपका इसके साथ आप काम कर रहे होते हो। उसके बाद
इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिकी टू यूज़ की बात कर ली, रिस्की की बात मैंने पहले वही की कि आपको पता नहीं होता कि आपका यूज़र क्या चीज़ जनरेट करेगा, तो आपको वो चीज़ें सारी अपने ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग की बेसिकली ये चीज़ होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है ये। अब हम आ जाते हैं इसका थोड़ा सा पढ़ने के लिए कंपैरिजन क्या है ऑनलाइन मशीन लर्निंग और ऑफलाइन मशीन लर्निंग का। सो ऑफलाइन मशीन लर्निंग में आपके पास क्या होता है कि लेस कॉम्प्लेक्स मॉडल, ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स एज मॉडल इज़ कांस्टेंट, मॉडल आपका कांस्टेंट होता है क्योंकि आपने एक दफ़ा उसको ट्रेन कर दिया है फीचर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए। बट ऑनलाइन लर्निंग में मॉडल आपका थोड़ा सा डायनेमिक होता है बिकॉज वो इवॉल्व कर रहा होता है ओवर टाइम जैसे ही डेटा आ रहा है। ऑफलाइन लर्निंग के अंदर आपके पास क्या होता है कि कंपटीशन आपको थोड़ी होती है क्योंकि आपका सिंगल टाइम बैच बेस्ड ट्रेनिंग होती है, एक दफ़ा ही आपकी सारे बैच की ट्रेनिंग हो गई है। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में आपके पास चूँकि कॉन्टीन्यूस डाटा इंजेक्शन हो रही होती है तो आपको मॉडल रिफाइनमेंट कंपटीशन यूज़ करनी पड़ती है। यूज़ इन प्रोडक्शन ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है क्योंकि आपने एक दफ़ा उसको ऑनलाइन डाल दिया तो बस डाल दिया। ऑनलाइन लर्निंग में आपने उसको मैनेज भी करना है, उसको देखना भी है, कोई यूज़र से डेटा ख़राब ना आए, कुछ नॉर्मली डिटेक्ट ना हो, कुछ भी ना हो, तो आपको पूरा उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करने में। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इमेज क्लासिफिकेशन और एनीथिंग रिलेटेड टू मशीन लर्निंग वेयर डेटा पैटर्न्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट कि विदाउट सडन कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। तो यही चीज़ मैंने बात की, ठीक है, कि जहाँ पे को कॉन्स्टेंट एक यूनिकनेस हो कि बस यही चीज़ चल रही है। बट ये यूज इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में जैसे कि रियल टाइम चार्ट्स आ रहे होते हैं करेंसी के, करेंसी बढ़ रही है कम हो रही है, बिटकॉइंस में आ रहे होते हैं दूसरी जगहों पे, तो जहाँ पे भी डायनामिक रियल टाइम में चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, वहाँ पे आपका ऑनलाइन लर्निंग यूज़ हो रही होती है। तो टूल्स में आपके पास ये पाइटॉर्च, साइकिल, टेंसरफ्लो, वही चीज़ें हैं। इसके अंदर अभी आपके पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपके पास ये साइकिट्स मल्टीफ्लो है जिसको मैंने कहा था आपका वो रिवर लाइब्रेरी जो है तो उसके तरह की है। तो ये हो गई आपकी ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग। अब हमने दो तरह की टाइप्स पढ़ ली हैं, वन ऑफ देम इज़ सुपरवाइज और मशीन सुपरवाइज। अनसुपरवाइज लर्निंग उस तरह की टाइप्स, वो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका सुपरवीन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ऑफलाइन और ऑनलाइन मशीन लर्निंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपका कोड किस तरह बिहेव कर रहा है। अब आप जब भी आप देखोगे कोई मशीन लर्निंग मॉडल देखोगे वो किस तरह ऑनलाइन पे काम कर रहा है या ऑफलाइन पे काम कर रहा है चीज़ों पे, तो आपको उसी वक्त समझ आ जाएगी कि मैंने अपने मॉडल को किस तरह आगे लेके चलना है। ठीक है, जब हम मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखते हैं ना, तो जो मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर हम सबसे पहले जब करते हैं ना फ्रेम द प्रॉब्लम, तो फ्रेम द प्रॉब्लम के अंदर हम सारी चीज़ें ये देखते हैं, जैसे आपका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोग्राम लाइफ साइकिल होता है कि आप पूरा उसको देखते हो, प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं, दैन उसकी एल्गोरिथम लिखना और पाए वो जो फ्लो चार्ट, इस तरह की चीज़ें सेम इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ओके, बहुत बोल लिया। अब क्लियर हुआ एक और तरह की टाइप हर तरह से क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो सब, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो अभी, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ओके, सो क्वेश्चन नहीं है कोई? नहीं अभी तक तो नहीं है, राइट। सो हम चलते हैं अब इसको लेके आगे क्या था। हाँ, इंस्टांस बेस्ड और मॉडल बेस्ड लर्निंग, ठीक है। सो अब जब आप एक एम का कोई भी काम कर रहे हो या आप मशीन लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, आप हमेशा याद रखना, दो तरह की लर्निंग्स होती हैं। अब हम जो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बात करने लगे हैं वो हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगे हैं, ठीक है। सो लर्निंग के अकॉर्डिंग आपकी दो तरह की लर्निंग्स हो रही होती हैं। तो अगर मैं इधर लर्निंग का लिखूँ तो आगे हमारे पास दो टाइप्स निकलती हैं। एक मिनट, अजान हो रही है।
सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन मशीन लर्निंग की बात हो गई है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हम बात कर रहे थे, इंस्टेंस बेस्ड और मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग की टाइप्स जो हैं, थर्ड टाइप है मशीन लर्निंग की। इतनी आपने अपने एमएल के मॉडल कोर्स में भी नहीं पढ़ी होंगी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये इतनी जो मशीन लर्निंग की ये तीसरी टाइप है, ये है आपकी इंस्टेंस बेस्ड और मॉडल बेस्ड ऑन द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब मैं लर्निंग की बात करता हूँ तो दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं। एक होता है मेमोराइजिंग, चीज़ को मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, रट्टा मार लेना। और दूसरी होती है जनरलाइजिंग, कि किसी भी चीज़ के, किसी भी डेटा के अंडरलाइंग पैटर्न्स को फाइंड करना। ठीक है, तो जो पैटर्न्स को फाइंड करना है और ये डेटा के अंडरलाइंग चीज़ें वो फाइंड करना, वो सब कुछ वो जनरलाइज करने में चला जाता है। और द सेकंड चीज़ जो पहली होती है वो आपकी क्या उसको कहते हैं, मेमोराइजिंग। ठीक है, जब मेमोराइजिंग की मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर आपके पास क्या चीज़ आती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेमोराइजिंग को आप क्या कह सकते हो, मेमोराइजिंग, रट्टा मारना, और यू कैन से इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल, जिसमें आपका इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल में क्या होता है कि जिसमें वो याद कर लेता है चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, याद कर लेता है चीज़ों को जिसके अकॉर्डिंग आपको वो आपकी आउटपुट दे रहा होता है, वो चीज़ होती है आपकी इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल। और जो आपकी दूसरी होती है क्या उसको कहते हैं, मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स, वो आपके होते हैं जनरलाइज करना। अब इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर क्या होता है, उसकी मैं बड़ी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक ना डेटा है, ये मैं उसकी व्यू डेटा की बना रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ बना रहा हूँ। उस ग्राफ के अंदर क्या है जी कि आपके पास लेट से मैं उसको इसका कलर जो है, सर ये स्क्रीन अभी पुरानी शो हो रही है। ओके, सब शो हो रही है। सो ये मैंने अभी ग्राफ बनाने लगा हूँ एक, और उसके अंदर मैं अभी इसका जो है ना वो क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ ये एंट्रीज़ को। ये मैंने एक एंट्री ऐड की, मैं फिर उसके बाद इधर लेट से ये एंट्री का ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इधर कर दी मैंने, इधर कर दी, इधर कर दी। ये मैं स्टूडेंट्स ऐड कर रहा हूँ कि कौन सा स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, कौन से का नहीं हुआ। तो ये मैंने एक एक एंट्री दी, ये एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, इसको इस वाले एक्स है, वाई एक्सिस को हम कह देते हैं CGPA। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं लेट से आपका IQ, कि जितना ज़्यादा IQ होगा उतना ज़्यादा CGPA होगा आपका। तो ठीक है, आपका IQ, तो जितना ज़्यादा आपका IQ होगा उतना ज़्यादा आपका CGPA होगा। तो जब मैं स्टूडेंट्स को इधर मार्क कर रहा हूँ, तो ये मैंने मार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स इधर ऐड कर देता हूँ। ये है, ये है। ठीक है, अच्छा अब इसमें पता क्या होगा, इसमें चीज़ ये होगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले मॉडल के अंदर कि अगर कोई यहाँ पे एक नया स्टूडेंट आता ना, अभी ये मॉडल ट्रेन हो चुका है, बहुत ख़राब सा बना है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो मॉडल एक ट्रेन हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कोई एक नया स्टूडेंट आएगा ना इस जगह पे, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इसके आस पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, इसके आस पास ये वैल्यूज़ हैं। तो जिसके आस पास वैल्यूज़ होंगी वो उसको वही मॉडल बता देगा कि ये जो है ना, ये लेट से इसका एडमिशन हो गया था, क्योंकि ग्रीन है तो चलो ग्रीन का एडमिशन हो गया था, रेड का नहीं हुआ। तो ग्रीन है तो ग्रीन का एडमिशन हो गया, तो वो इसको ग्रीन बता देगा। सो ये चीज़ हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, ये चीज़ ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपका ये मॉडल काम कर रहा होता है, जिसको आप कहते हो आपने। अच्छा, अब ये जो इंस्टेंस बेस्ड मॉडल होता है, इसमें आप ऐसा काम कर रहा होता है, ये सीख रहा होता है कि मेरे आगे पीछे क्या है, और उसकी आपको एग्जैक्ट कॉपी बना के दे देता है। अच्छा, अब ये चीज़ आपने एक मॉडल पढ़ा होगा, ये जो हम अब पढ़ रहे हैं ना, ये वर्किंग है एक मशीन लर्निंग मॉडल की, जिसको हम कहते हैं KNN, के नियरेस्ट नेबर। हाँ, वो होता है उसका के नियरेस्ट नेबर होता है, KNN। वो जो ये पूरी प्रोसेस कर रहा होता है, उसकी जो वर्किंग होती है वो सारी सेम ये वाली होती है। ठीक है, ओके, सो 15 मिनट्स है। ओके, सो उसकी सारी वर्किंग यही होती है, के नियरेस्ट नेबर वाली। सो ये आपका हो जाता है इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल।
सेकंड आपकी जो एग्जांपल आती है वो आपके पास आती है मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल। मॉडल बेस्ड के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है बस, कि उसमें आपके पास जो डेटा होता है वो डेटा आपका जो आपका टोटल लर्निंग हो रही होती है वो आपकी लर्निंग इस तरह नहीं हो रही होती, वो आपकी लर्निंग होती है जनरलाइजिंग उसको करके, और उसके अंदर वो बेसिकली क्या करता है कि उसके अंडरलाइंग पैटर्न्स को ढूंढता है। जैसे अगर मैं इसी की मिसाल दूँ जो मैं इधर कर रहा था, तो ये चीज़ तो वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ पे ये इन दोनों के आगे पीछे है तो इसलिए मैं इसको ग्रीन कर दूँ, नहीं, वो देखेगा कि इसके इंटरनली पैटर्न्स क्या हैं। तो जो इन दोनों के पैटर्न्स होंगे, अगर उसके सेम पैटर्न्स उस तरह के हुए तो वो उसको करेगा, अदरवाइज वो उसको दूसरी कैटेगरी में डाल देगा। तो वो इसके अंडरलाइंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो वो आपकी जो उसके लिए मोस्टली मशीन लर्निंग मॉडल्स जो होते हैं ना, एल्गोरिथम्स होते हैं, वो मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग को प्रेफर करते हैं। आपका लीनियर रिग्रेशन भी और दूसरे भी डिसीजन ट्रीज भी, इंजॉर्मल लर्निंग भी जिसमें बूस्टिंग एल्गोरिथम्स आते हैं, वो सारे जो है ना मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग को प्रेफर करते हैं और उसमें काम करते हैं। इंस्टांस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल को एक के को मैंने के पे थोड़ा सा किया, उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं है कि कोई और इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा। करते होंगे ऑब्वियसली, एक दो और एल्गोरिथम होगा, बट ये बहुत फेमस नहीं है। बट इसकी एक टाइप है ये भी इंस्टांस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल की और मॉडल बेस्ड मॉडल्स की, तो वो मैंने आपको इसलिए इसका बता दिया। मॉडल बेस्ड लर्निंग और इंस्टांस बेस्ड लर्निंग है, ओके। सो ये चीज़ हो गई। इसके अंदर थोड़ी सी इसकी ना वो पढ़ लो, ये इसकी मॉडल बेस्ड यूजुअल और कन्वेंशनल मशीन लर्निंग। यूजुअल और कन्वेंशनल मशीन लर्निंग का मतलब है कि आपकी मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग और इंस्टांस बेस्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। मोस्टली मॉडल बेस्ड की जाती है ना, इसलिए इसको कन्वेंशनल कहा जा रहा है। सो प्रिपेयर द डेटा फॉर मॉडल ट्रेनिंग, प्रिपेयर द डेटा फॉर मॉडल ट्रेनिंग, नो डिफरेंस हेयर, सेम, दोनों का पॉइंट सेम है। इसमें क्या होता है दूसरे पॉइंट में कि ट्रेन मॉडल फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा टू एस्टिमेट मॉडल पैरामीटर्स फॉर, किस लिए मॉडल पैरामीटर्स को देखा जाता है कि डिस्कवर पैटर्न्स। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि डू नॉट ट्रेन मॉडल, मॉडल को ट्रेन नहीं करते। पैटर्न डिस्कवरी पोस्टपोन अनटिल स्कोरिंग क्वेरी रिसीव्ड, जब तक आपके पास कोई नया यूज़र की तरफ से क्वेश्चन नहीं आता, क्यूरी नहीं आती, वो ट्रेनिंग नहीं होती, वो पैटर्न डिस्कवरी नहीं होती। स्टोर द मॉडल इन सूटेबल फॉर्म, मॉडल को हम स्टोर करके रखते हैं। देर इज़ नो मॉडल टू स्टोर, मॉडल होता ही नहीं है बेसिकली इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर, क्योंकि मॉडल तो हमारा दूसरी साइड पे है, यहाँ पे तो सिर्फ रट्टा मार काम चल रहा है। जनरलाइज द रूल्स इन फॉर्म ऑफ मॉडल, वे जो रूल्स होते हैं कि इस तरह हमारा मॉडल काम करेगा, इस तरह हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा, वो इसमें होते हैं यूजुअल कन्वेंशनल मशीन लर्निंग में। बट इंस्टेंस बेस में वो चीज़ नहीं होती। predict to foreigns in scoring instance using model, predict foreigns in scoring instance using training data directly, ठीक है। can throw input training data after model training, input training data must be kept since each query uses part or set of full training observations। तो इसके अंदर आगे तो आपके पास सारे require a noun model form, may not have explicit model form, storing less models generally requires less storage। बट इसके अंदर चूंकि हमारे पास सारा डाटा है तो रिक्वायर्स मोर स्टोरेज। हमने क्योंकि रटामार कर रहे हैं ना, हम सीख नहीं रहे, तो यहाँ पे तो हम स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, सो ये इसका सिंपल सा मतलब है। तो दिस इज़ एक मिनट, ठीक है। सो इस चीज़ के अंदर आपके पास क्या आ जाता है सारा, ये चीज़ आपकी आ गई है। लेट्स से आप कह सकते हो हाँ, मॉडल बेस्ड और इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग। सो ये टाइप क्लियर हो गई है, ये टाइप क्लियर हो गई तो ऐसे नो करो। अब मशीन लर्निंग का आपको अच्छा खासा ओवरव्यू मिल गया है। थोड़े से चैलेंजेस होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ ले, फिर हम चैलेंजेस पे चलते हैं, तो हम उसमें 5 मिनट में करते हैं। यार इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास होता है कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़, यार जैसे आप कह लो ना कि वो कहते हैं ना कि अपने इंसान अपने माहौल से, जैसा उसका माहौल होगा वैसे वो चीज़ होगी, वैसे इंसान होगा। तो वो चीज़ आप डाल दो इंस्टेंस बेस्ड के अंदर, जिसमें आपके पास के होता है। आप इसको थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करना कि हाउ के वर्क्स, तो आपको समझ आ जाएगी कि के का जो जैसे भी के की वर्किंग है वो सेम इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स की वर्किंग है। और बाकी जो आपका यूजुअल मशीन लर्निंग में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं लर्निंग की, सेम वही चीज़ है।
यस, एनीथिंग एल्स? ओके, सो हम इसको आगे चलते हैं और जल्दी से हम इसको ख़त्म करते हैं. सो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं डेटा सेट्स के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लिख लेना या जो आपने नोट करना नोट कर लो. जैसे भी जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं डेटा मशीन लर्निंग के अंदर, फर्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज हमें देखना पड़ता है, वो होता है आपका डेटा कलेक्शन का. ठीक है, वो हम सबको पता है कि डेटा कलेक्ट करना, डेटा कहाँ से आएगा, एपीआई के थ्रू आएगा, डेटाबेस से आएगा, सीएसवी फाइल्स में आएगा, डेटा में कलेक्ट करना पड़ेगा, ऐप स्क्रैपिंग होगी, जिस तरह से भी होगा डेटा में कहाँ से आएगा. सो डेटा कलेक्शन इज़ द फर्स्ट चैलेंज विच विल यू फेस इन मशीन लर्निंग जर्नी. सेकंड स्टेप जो आपके पास होता है मेनली वो होता है आपका लेबल डेटा का ना होना और इनसुफिशिएंट डेटा का हो. डेटा बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है किसी मॉडल के लिए, आप कोई ऐसा मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हो जिसके पास डेटा ही नहीं है, तो ये भी रिलेटेड टू डेटा चैलेंज है बेसिकली. अगर आपके पास डेटा नहीं है या अगर डेटा है तो वो लेबल नहीं है, तो आपको लेबलिंग करनी है, ये चीज़ें करनी है. तो ये चैलेंज बेसिकली आपका एक होता है, लेबल डेटा का ज़्यादा ना होना, इनसुफिशिएंट डेटा होना. थर्ड स्टेप इज़ नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा. सो नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा का मतलब ये है कि हमने सैम्पलिंग की बात की थी उस दिन स्टैट्स के अंदर, कि सैम्पलिंग होती है, आप हर एक पॉपुलेशन के अंदर से हर एक पार्ट से एक सैंपल लेते हो और फिर उस पर आप अप्लाई करते हो. तो आपको अगर आपने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं की हर तरह से पूरे डेटा की, कि ब्लड से आपके पास 10 तरह का डेटा था, तो अगर आपने मॉडल को 8 तरह का डेटा दे दिया और 2 तरह का डेटा दिया ही नहीं है, तो अब आप 2 तरह के डेटा को ऐड ही नहीं कर रहे, तो आपको वो डेटा उसका उस तरह का आंसर मिलेगा ही नहीं. तो ये चीज़ जो आपकी सारी हो रही होगी, ये चीज़ आपकी हो रही होगी जिसको आप कहते हो बायसनेस काइंड ऑफ आ जाएगी इसके अंदर. ठीक है, कि आपका एक तरह से डेटा आ रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए आपके डेटा के अंदर. डाइवर्सिफिकेशन से ज़्यादा आपको रिप्रेजेंटेशन आपकी करनी है अपने हर डेटा की. तो जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है वो आपका एक चैलेंज होता है जो आपको ओवरकम करना होता है. देन फोर्थ पार्ट इज़ डेटा के रिलेटेड या पुअर क्वालिटी डेटा, कि आपके डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी है तो आपका वही चीज़ जो हम मोस्टली मशीन लर्निंग में कहते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आपका डेटा ही गार्बेज है तो आपकी आउटपुट भी गार्बेज ही आएगी. तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना होता है. देन इरेलीवेंट फीचर्स का एक आपके पास चैलेंज होता है, कि आप मैंने जैसे कल टाइटैनिक वाले डेटा सेट में बात की थी कि इरेलीवेंट फीचर्स मतलब कि आपके पास 17 फीचर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 फीचर्स चाहिए जो आपकी आउटपुट पे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, तो आपको बाकी फीचर्स चाहिए ही नहीं, तो बाकी आपको 15 कॉलम्स चाहिए ही नहीं, तो उन कॉलम्स को या उन फीचर्स को आपको निकाल देना होता है. तो वो चीज़ जो आपका चैलेंज होता है बेसिकली उस चीज़ को आप ओवरकम करते हो थ्रू फीचर इंजीनियरिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन. तो वो सारा पार्ट आपका भी एक बेसिकली चैलेंज होता है मशीन लर्निंग के अंदर. इसको आप इरेलीवेंट फीचर्स का नाम दे सकते हो या कुछ मशीन लर्निंग के रिलेटेड. देन आपके पास 2 आपने बड़े चैलेंज पढ़े होंगे, वो तो बड़े मशहूर भी हैं. वो है आपके पास अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का चैलेंज होता है. सो अंडर फिटिंग मीन्स कि आपका मॉडल जो है वो बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है, और ओवर फिटिंग मीन्स कि आपका मॉडल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो जो लोग यहाँ पे ये बैठे समझ रहे हैं ना कि हमारा मॉडल, हमारा गोल है कि हमारा मॉडल 100% एक्यूरेसी ले आए, तो वो एक एरर है. तो उस चीज़ को ना माइंड में रखा करो. उसको हम ओवर फिटिंग का इसलिए कहते हैं कि आपका मॉडल इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है कि वो अंडरलाइंग पैटर्न्स को तो डिटेक्ट कर रहा है, उसके नीचे भी जो आपके डेटा के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत भी नहीं डिटेक्ट करने की, उस पर भी काम कर रहा है. ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ओवर फिटिंग. तो ओवर फिटिंग को ओवरकम कैसे करना है, अंडर फिटिंग को ओवरकम कैसे करना है. अंडर फिटिंग का मतलब है कि आपका डाटा जो है वो आपका रिजल्ट नहीं दे पा रहा. ओवर फिटिंग को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, वो डिटेक्ट इस तरह करते हैं कि उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर कोई ज़्यादा एरर्स नहीं होते ट्रेनिंग टाइम के अंदर, लेकिन जब आप टेस्ट करते हो उसको तो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलती. हाँ, एक्यूरेसी जब आप डिफाइन करते हो ना, एक्यूरेसी लेके आते हो आप, तो एक्यूरेसी इट डिपेंड्स कि वो सेम है या नहीं है, लेकिन मैं जो उसको समझता हूँ, मेरी आप डेफिनेशन सुन लें. एक्यूरेसी में मैं उसको ये समझता हूँ कि आपके डेटा मॉडल की परफॉर्मेंस मीन्स कि आपका मॉडल टेस्ट डेटा पे कैसा काम कर रहा है, और एक्यूरेसी आपका मॉडल जो आपने उसको ट्रेनिंग डेटा दिया है उस पर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो मैं उस चीज़ को ये समझ होता हूँ. तो अच्छा खैर, उसके अंदर मैं आपको ये बता दूँ, जब हम इसकी बात कर रहे थे अभी ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की, तो उसके अंदर जो ओवर फिटिंग होती है, ओवर फिटिंग आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उसकी एक्यूरेसी 100% होती है. ठीक है, लेकिन ऑन ट्रेनिंग सेट डेटा, बट जैसा ही हम उसको टेस्ट डेटा देंगे वो एरर्स थ्रो करेगी, वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं देगी. तो वो एक प्रॉब्लम है ओवर फिटिंग की. तो मैं उस चीज़ को परफॉर्मेंस में डालता हूँ हाई एक्यूरेसी ट्रेनिंग डेटा बट लो ऑन टेस्टिंग इज़ ओवर फिटिंग. येस, एग्जैक्टली.
और सेम इसको उल्टा कर दो, उल्टा नहीं कर दो, अंडर फिटिंग मीन्स कि उसकी ट्रेनिंग डेटा पे भी हाई एक्यूरेसी नहीं होती, वो ओवरलाइन जो अंदर अंदर पैटर्न्स होते हैं बेसिकली डेटा के अंदर, वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता, तो उस चीज़ को आप अंडर फिटिंग कह रहे होते हो। अंडर फिटिंग को अगर आपने ठीक करना है तो आप कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज़ करो, ओवर फिटिंग को आपने ठीक करना है तो आप लेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज़ करो, तो थोड़ी सी उसमें चेंजेस करने होते हैं हमें। इसके अंदर बैलेंस रखने के लिए ना आपके पास एक चीज़ होती है बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ, आपने शायद पढ़ा हो बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ये हम इसमें पढ़ते हैं इसलिए उस चीज़ को पढ़ते हैं कि हमें कैसे एक मॉडल के अंदर ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस रखना है कि ना वो अंडर फिटिंग में जाए ना वो फिटिंग में जाए, तो उसको बैलेंस कैसे रख सकते हैं, तो उस चीज़ को हम पढ़ने के लिए बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ पढ़ते हैं। ओके सो उसके बस बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, आपने उसको किसी वेबसाइट के अंदर या किसी चीज़ के अंदर सॉफ्टवेयर अपने मॉडल को डिप्लॉय करना होता है, तो वो चीज़ आपको सीखनी होती है, वो भी एक चैलेंज होता है कि आपने वेबसाइट है या एप्लीकेशन है कोई चीज़ है डिप्लॉय करने के लिए इंटरनेट पे, तो आपकी वो चीज़ हो जाती है। देन आपके पास ऑफलाइन लर्निंग और डिप्लॉयमेंट की जो हमने बात की थी वो हो गया। देन कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑब्वियसली इसके अंदर कॉस्ट होती है, मॉडल को ट्रेन कर मैनेज करना, डिप्लॉय करने के बाद उसको मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें, तो इसलिए तो डिफरेंट पूरी डोमेन आ चुकी है अब जिसको हम एम एल ऑप्स कहते हैं, जिस वो पहले डेव ऑप्स होती थी ना सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए एम एल ऑप्स है और पूरी ये जॉब होती है बेसिकली, तो एम एल ऑप्स का और देखना पूरा, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ एक हल्का सा लाइफ साइकिल 2 मिनट में कि मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर चीज़ आती है आपके पास फ्रेम द प्रॉब्लम, कि आपने प्रॉब्लम को फ्रेम करना है, कि प्रॉब्लम फ्रेम करने का मतलब है कि आपने पूरा प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे ऑफलाइन लर्निंग यूज़ करनी है, मुझे ऑनलाइन करनी है, मुझे इंस्टेंस बेस पे काम करना है, मुझे दूसरे में काम करना है, मेरी अनसुपरवाइज होगी दूसरी होगी, मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा कैसे होगा, पूरी चीज़ें आपने इधर लिख लेनी है। देन गैदरिंग डेटा के, आप डेटा को कैसा कहाँ से गैदर करूँगा, डेटा को लेके कहाँ से आऊँगा, अब डेटा आ चुका तो उसके ऊपर आपने प्री प्रोसेसिंग करनी है जिसके अंदर आपने रिमूव आउटलायर्स डुप्लीकेट्स, उसको स्केलिंग करनी, ये सारी चीज़ें करनी, तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके पास आपका थर्ड स्टेप तो डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गया। अब थर्ड प्रोसेस आपका हो गया, अब आपके पास डेटा प्री प्रोसेस हो चुका है, अब आपने उसने क्या करना है, अब आपने उस पर ईडीए परफॉर्म करना है। तो फोर्थ स्टेप आपके पास होता है कि आपने ईडीए परफॉर्म करना है, आपने यूनिवेरिएंस बाईवेरिएट ईडीए परफॉर्म करना है, एनालिसिस करना है, आपने इम्बैलेंस डेटा जो होता है आपका बैलेंस डेटा इम्बैलेंस डेटा उसको आपने देखना है, आउटलाइन डिटेक्शन भी आप ईडीए के अंदर कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप फोर्थ स्टेप ईडीए के अंदर कर रहे होगे। 5 स्टेप आपका क्या होता है कि आपने अब ईडीए कर लिया और ईडीए के साथ आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, लेकिन आप सेपरेट भी कर सकते हो। फीचर इंजीनियरिंग का जो स्टेप होता है कि आपने फीचर इंजीनियरिंग मतलब कि आपने न्यू कॉलम्स बनाने हैं, पुराने डिलीट करने हैं, उनको शेप करना है, इस तरह की सारी चीज़ें, तो आप ये सारी चीज़ें फीचर इंजीनियरिंग के अंदर कर रहे होते हो। देन 6 स्टेप आपके पास पूरा डेटा हो चुका है, फीचर इंजीनियरिंग भी हो चुकी है, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो फिर आप क्या करते हो कि आप मॉडल ट्रेनिंग आप करनी है, तो आपने कौन सा मॉडल ट्रेनिंग के लिए कहाँ से चीज़ें आएंगी, आपने सिलेक्शन मॉडल कौन सा एल्गोरिथम सेलेक्ट करना है, उसको एवेलुएट कैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं मॉडल मशीन लर्निंग साइड की, ये सारी चीज़ें आप 6 स्टेप में कर रहे होते हो कि आपका मॉडल का नाम क्या होगा, कौन सा मॉडल होगा, किस तरह आपने उस पर डेटा अप्लाई करना है, हर चीज़, तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा ये 6 स्टेप में आपके पास आ जाएगा। देन अब आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अब आप क्या करोगे कि आप मॉडल को डिप्लॉय करोगे, तो आप मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए कैसे करोगे, कौन सी वेबसाइट होगी, कौन सा तरीका होगा, वो सारी चीज़ देखने के लिए आप मॉडल डिप्लॉयमेंट के पार्ट पे आते हो। देन मॉडल आप डिप्लॉय हो चुका है, तो आप क्या करोगे, आप उस पर टेस्टिंग करोगे, आप उसको मॉडल डिप्लॉयमेंट से पहले भी टेस्ट कर सकते हो, टेस्टिंग करोगे, जिसके आपके पास बड़ा मशहूर एक आपके पास टेक्निक भी होती है A/B टेस्टिंग की, तो A/B टेस्टिंग की आप टेक्निक के थ्रू आप उसको टेस्ट करोगे कि मेरा मॉडल एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे भी रहा है या नहीं दे रहा, जो मैं उससे लेना चाह रहा हूँ फॉर नॉर्मल यूज़र्स। ठीक है, मैंने एक मॉडल बनाया, मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया, मैं आप उसको एक लिंक दे देता हूँ, आप सबको लिंक दे देता हूँ कि आप जाके उसको ट्रेन का चेक करो कि वो क्या आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिल भी रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी करने के लिए मुझे इस तरह करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास लास्ट स्टेप में आपके पास चीज़ आ जाएगी जिसको आप कहोगे ऑप्टिमाइज़ करना अपने मॉडल को। ठीक है, और आप उसके बाद एम एल ऑप्स का पूरा पार्ट, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी इन अ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। तो आई गेस अब तक आपका काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी